ठीक है, तो चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 है, इससे फर्स्ट चैप्टर का नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। और इस सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में हम लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट पूरी तरह से कवर कर दिया। यही सबसे टफ टास्क होता है इस चैप्टर का, मोल कॉन्सेप्ट। अगर आपको मोल कॉन्सेप्ट अच्छे से आ गया तो बाकी कुछ भी बचा नहीं है। लेकिन यही है, बेसिक बातें हैं, सिलेबस में दिया हुआ है, तो कुछ इधर उधर की फालतू बातें इसको करना जरूरी है, तो शुरू कर लेते हैं। इस चैप्टर की शुरुआत हुई थी मैटर से। मैटर क्या होता है, यहाँ से डिस्कशन शुरू करते हैं। और मैंने उस टाइम पे आपको, जब ये चैप्टर स्टार्ट किया गया था, तो शायद मैटर का डेफिनेशन लिखवाया था। ठीक है, एक बार फिर से लिखवा दे रहे हैं। एनीथिंग हैविंग मास and occupies some space called matter। इस पूरी दुनिया में कोई भी चीज, कुछ भी मतलब कुछ भी, जिसके पास मास है और जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है वो मैटर कहलाएगा। मैटर की डेफिनेशन कितनी सिंपल है। सपोज दैट ये मार्कर है, इसके पास मास है और ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, ये मैटर। मेरे पास मास है मेरे पास, किसी बात नहीं है, और मैं स्पेस भी ऑक्यूपाई करता हूँ, इसका मतलब मैं मैटर हूँ, आप सब मैटर। जब इस मैटर को क्लासीफाई करने की कोशिश की जाती है, तो वैसे भी मैंने आपको मैटर के बारे में बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी बता रखी है। मैंने बताया था कि जब मैटर को आप तोड़ते हैं कभी, तो मैटर को डिवाइड करने के बाद बेटा क्या मिलता है बताइए, मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। फिर हमने इस मॉलिक्यूल्स को ब्रेक किया था, क्या मिला था, एटम्स मिले थे। फिर मैंने उन एटम्स को ब्रेक किया था, तो हमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिले थे। और उस सब एटॉमिक पार्टिकल में 3 पार्टिकल थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड, ये 3 पार्टिकल इसके अंदर थे। हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को मिला करके एटम बनाया। फिर एटम के अंदर जितनी भी चीज़ें हो सकती थी हमने सब पढ़ी। एटॉमिक मास, मोलर मास, एटम के अंदर कितने प्रोटॉन हैं, कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कितने न्यूट्रॉन, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कैलकुलेट की। फिर हमने एटम से मॉलिक्यूल बनाया। फिर हम मॉलिक्यूल के बारे में पढ़े। एक ही टाइप के एटम से बनने वाला मॉलिक्यूल एलिमेंट कहलाता है, डिफरेंट टाइप के एटम से बनने वाला मॉलिक्यूल कंपाउंड कहलाता है। हमने मॉलिक्यूल भी अच्छे से कवर कर लिया। फिर मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास पढ़ा, मॉलिक्यूल का मोलर मास पढ़ा, फिर नंबर ऑफ मोल्स निकालना सीख लिया। एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स होते हैं और कितने सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कैलकुलेशन मोल कॉन्सेप्ट के टर्म पे कर लिया। फिर अब अगला काम है, अब इस मॉलिक्यूल को हम किस में कन्वर्ट करने वाले हैं, एटम। पहले इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से एटम बनाया था, एटम से मॉलिक्यूल बनाया था, मॉलिक्यूल से हम क्या बनाने वाले हैं, मैटर। मैटर की डेफिनेशन ऑलरेडी आपके पास है। हमारा अगला काम होगा इस मैटर को क्लासीफाई करना, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। जब इस मैटर की क्लासिफिकेशन की हम बात करेंगे, तो सबसे पहले, इससे पहले कि हम इसकी क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, पहले स्टेट्स ऑफ मैटर देख लेते हैं। ये मैटर इस नेचर में कितने फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो हमारा अगला जो टॉपिक होना चाहिए वो होना चाहिए स्टेट्स ऑफ मैटर। बेसिकली आप लोगों को ये बात तो पहले से ही पता है कि जब भी मैटर की बात करोगे तो 3 टाइप से एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। मैटर को 3 तरीके से डिवाइड किया जाता है। पहला होता है सॉलिड, दूसरा होता है लिक्विड और तीसरा है आपका गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड के पार्टिकल्स एक दूसरे से काफ़ी फोर्स के साथ अटैच्ड होते हैं और ज़्यादा हाईली फोर्स होने की वजह से ये एक दूसरे के सबसे पास होते हैं। समझ रहे हैं ना। जब लिक्विड की आप बात करते हैं तो लिक्विड के पार्टिकल एक दूसरे के पास तो होते हैं, लेकिन उतना नहीं जितना कि सॉलिड। लेकिन जब हम बात करते हैं गैस के पार्टिकल, तो गैस के पार्टिकल तो बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। ये देखो, बहुत ज़्यादा। तो सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत ही पास होते हैं, इतने ज़्यादा पास होते हैं कि इनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स बहुत ही ज़्यादा होता है। और जब भी कभी अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है तो ऑब्वियसली पार्टिकल एक दूसरे के पास ही होंगे, है ना।
और इतने ज़्यादा पास है कि उनको और ज़्यादा पास नहीं लाया जा सकता, और इस वजह से कहा जाता है कि सॉलिड कभी भी कंप्रेस नहीं हो सकता। तो सॉलिड क्या है? नॉन कंप्रेसिबल। और जो कभी कंप्रेस नहीं हो सकता, और जब वो कंप्रेस नहीं हो रहा है तो क्या उसका वॉल्यूम चेंज किया जा सकता है? क्या वॉल्यूम तभी चेंज किया जा सकता है जब वो कंप्रेस किया जा सके, है ना? वॉल्यूम को चेंज करने के लिए क्या करोगे? कंप्रेस करोगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक सॉलिड है तो सॉलिड का वॉल्यूम हमेशा फिक्स रहेगा। सपोज दैट ये मार्कर, इस मार्कर को कहीं पर भी रख दो, इसका वॉल्यूम जितना है उतना ही रहेगा। तो सॉलिड का वॉल्यूम हमेशा फिक्स रहता है। अगर मैं इसके वॉल्यूम की बात करूं तो क्या इसका वॉल्यूम फिक्स रहेगा? लेकिन क्या लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स रहता है? हाँ, बिल्कुल फिक्स रहता है। 1 लीटर पानी ले लो और उस 1 लीटर पानी को चाहे आपके डब्बे में डालो चाहे मेरे डब्बे में, हाँ, चाहे आपके डब्बे का शेप अलग है, मेरे डब्बे का शेप अलग, अलग अलग बॉटल के शेप आते हैं, लेकिन वॉल्यूम जो होता है 1 लीटर का मतलब 1 लीटर ही होता है। ऐसा नहीं कि उसको कंप्रेस करके आप उसको ढेर सारे, एक डब्बे में आप ढेर सारे वाटर को भर करके 2 लीटर 3 लीटर 4 लीटर, 1 लीटर का अगर बॉटल है तो उसमें 1 लीटर ही पानी आएगा, 2 3 4 लीटर पानी नहीं आ सकता। इसका मतलब ये है कि इसका भी वॉल्यूम फिक्स होता है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, आप जिस शेप के बर्तन में इसको रखते हो ये उसका शेप ले लेता है, लेकिन मार्कर को किसी भी शेप के बर्तन में रखो, मार्कर का जो शेप है वो वही रहेगा। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि सॉलिड का वॉल्यूम भी फिक्स है और शेप भी फिक्स है, लेकिन लिक्विड के साथ ये प्रॉब्लम है कि लिक्विड का वॉल्यूम तो फिक्स है, बट क्या उसका शेप फिक्स है? नहीं। इसका वॉल्यूम मैं कहूँगा फिक्स्ड है, लेकिन अगर मैं इसके शेप की बात करूं बेटा, क्या इसका शेप फिक्स है? नहीं, इसका शेप फिक्स नहीं है, नॉट फिक्स। सॉलिड है तो फिक्स है। सॉरी सॉलिड है ना, तो सॉलिड है तो सॉलिड का फिक्स होगा, लेकिन लिक्विड के लिए इसका शेप फिक्स्ड नहीं है, नॉट फिक्स। जब बात गैस की आएगी तो गैस का ना तो वॉल्यूम फिक्स है और ना ही, क्योंकि गैस को कंप्रेस किया जा सकता है। आप गैस के पार्टिकल इतने दूर दूर है कि इनको पास पास लाया जा सकता है, तो ना तो इनका वॉल्यूम फिक्स्ड है और ना ही इनका शेप फिक्स्ड है। ठीक है, चलो हमें सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में छोटी छोटी बातें पता चल गई, हमें पता चल गया इसका वॉल्यूम फिक्स होगा या नहीं। अब जरा पार्टिकल के मोशन के बारे में देखो, ये तो क्लास 9 10 में पढ़ा था। अब एक पार्टिकल के मोशन के बारे में, सॉलिड है तो सॉलिड के पार्टिकल ट्रांसलेटरी मोशन नहीं करते। ट्रांसलेटरी मोशन का मतलब होता है वो पार्टी एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते, वो बस अपनी ही जगह पे बैठ करके वो बस वाइब्रेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कर सकते कि एक जगह से उठा और दूसरी जगह चला जाए। लेकिन क्या लिक्विड में पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं? लिक्विड के पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह जाता है। आप लिक्विड में एक कागज डाल दीजिए ऐसे तोड़ करके, वो कागज घूमता रहेगा, वो कागज किसी पार्टिकल के ऊपर जाके चिपका होगा, तो पार्टिकल जैसे जैसे घूमेगा कागज भी वैसे वैसे घूमेगा। मैं कह रहा हूँ इस मार्कर पे मैं एक निशान लगा देता हूँ, चलो ये निशान यहाँ पे लगा दिया, क्या ये घूम रहा है? 2 दिन बाद भी देखूंगा ये यहीं पे रहेगा। इसका मतलब हुआ इसके पार्टिकल एक दूसरे में ट्रांसलेटरी मोशन नहीं कर रहे हैं। बट लिक्विड के साथ ऐसा नहीं है। पानी में आपने ऐसे एक पार्टिकल, आप पानी में ही मार्कर हल्का सा वैसे लगा दीजिए, इसका हल्का सा इंक डाल दीजिए, वो इंक ऐसे घूमता रहेगा। क्यों घूमेगा? क्योंकि पार्टिकल उसके मूव कर सकते हैं। तो सॉलिड के पार्टिकल में कोई ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होता, सिर्फ कौन सा मोशन होता है? वाइब्रेशन होता है। तो अगर मूवमेंट की बात करें, पार्टिकल के मोशन की बात करें, मोशन ऑफ पार्टिकल, तो इसमें क्या होगा? ओनली वाइब्रेशन, सिर्फ क्या होगा? वाइब्रेट करेंगे। ऐसा लगता है जैसे स्प्रिंग से बंधे हुए हैं। अगर मैं आपसे कहूँ 4 पार्टिकल को, मैंने 4 पार्टिकल ले लिया और इन 4 पार्टिकल को मैंने स्प्रिंग से बांध दिया, और अब इस स्प्रिंग से बांधने के बाद मैंने आपसे कहा कि अब इनको हल्का सा पुश करो, तो आपने इसको एक को हल्का से हिलाया तो सब हल्के हल्के हिलने लगेंगे, लेकिन क्या एक जगह से दूसरी जगह बाहर जाएंगे? नहीं। तो सॉलिड के पार्टिकल इस तरीके से फील करते होते हैं जैसे कि वो स्प्रिंग से बंधे हुए हैं, वो बस वाइब्रेट कर सकते हैं, उसके अलावा ट्रांसलेटरी मोशन नहीं कर सकते। लेकिन अगर बात लिक्विड की आएगी तो क्या लिक्विड के पार्टिकल ट्रांसलेटरी मोशन कर सकते हैं? कर सकते हैं या नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं। इनका जो होता है ट्रांसलेटरी मोशन के साथ साथ ये सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन करते हैं, ओनली
ट्रांसलेशनल मोशन। लेकिन अगर हम गैस के पार्टिकल की बात करें तो गैस के पार्टिकल तो भाग भी सकते हैं और वाइब्रेट भी हो सकते हैं। इनके अंदर वाइब्रेट होने की भी पावर है और भागने की भी पावर है, दोनों काम कर सकते हैं। तो इनके पास वैसे देखा जाए तो सारे ऑल टाइप ऑफ मोशन होते हैं, ऑल टाइप ऑफ मोशन। ये वाइब्रेट भी कर सकते हैं और ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। आओ चेक करते हैं किसी भी पार्टिकल का वॉल्यूम क्यों फिक्स होता है। किसी भी पार्टिकल का वॉल्यूम इसलिए फिक्स होता है क्योंकि उसके पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है और वो पार्टिकल निकल के भाग नहीं सकता या वो पार्टिकल कंप्रेस नहीं हो सकता, इसलिए उसका वॉल्यूम फिक्स होता है। ठीक है। लेकिन अगर दूसरी बात है किसी भी पार्टिकल का शेप कैसे डिसाइड होता है। किसी भी पार्टिकल का शेप डिसाइड होता है उसके पार्टिकल किसी भी मैटर का या किसी भी सॉलिड या लिक्विड या गैस का शेप डिसाइड होता है उसके पार्टिकल के बीच के मोशन का, है ना। मान लो अगर मूवमेंट हो रहा है, ट्रांसलेटरी मूवमेंट हो रहा है, इसका मतलब उसका शेप फिक्स नहीं। आपसे बोला जाए आप इस क्लासरूम के दौरान आपके इस क्लासरूम में 20 बच्चे हैं, मान लो 20 बच्चों को अपनी अपनी सीट दी गई है और मैं पूरी क्लास को अच्छे से पढ़ा रहा हूँ। क्लासरूम के दौरान कोई भी बच्चा कहीं नहीं जाएगा, बस अपनी सीट पे इधर उधर देख सकता है, लेकिन उठ करके कहीं नहीं जा सकता। तो उस शेप, उस क्लासरूम को जिस शेप में मैंने ढाल दिया वो उसमें पड़ा रहेगा। लेकिन मैं अलाउ कर दूं कि कोई बच्चा कहीं भी जा सकता है, तो कोई बच्चा अपना अच्छा आसपास का अच्छा पड़ोस देखकर जहाँ उसे लगे कहाँ यहाँ पे थोड़ा अच्छा माहौल है तो वहाँ से उठ करके दूसरी जगह बैठ सकता है। क्या क्लासरूम के दौरान वो क्लासरूम का शेप चेंज हो जाएगा? क्योंकि बच्चे इधर उधर भागने लगेंगे, कोई पीछे जाके बैठ गया, कोई आगे जाके बैठ गया, कोई इधर जाके इस कोने में बैठ गया, कोई इस कोने में बैठ गया। मैंने अलाउ कर दिया, वो ट्रांसलेटरी मोशन मैंने अलाउ कर दिया। तो ट्रांसलेटरी मोशन की वजह से किसी का शेप डिसाइड होता है। अगर ट्रांसलेटरी मोशन नहीं है तो फिक्स शेप होगा, लेकिन अगर मूव कर सकते हैं पार्टिकल तो शेप फिक्स नहीं होगा। देखो इसमें मूव कर रहे हैं क्या, ट्रांसलेटरी मोशन है ना लिक्विड में, तो अगर इसमें पार्टिकल मूव कर सकते हैं तो इसका शेप फिक्स नहीं होगा, क्योंकि इधर भी जा सकते, इधर भी जा सकते, किधर भी जा सकते हैं। लेकिन इसमें पार्टिकल मूव नहीं कर रहे थे, इस वजह से इसका शेप फिक्स था। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि लिक्विड का जो शेप है वो फिक्स नहीं होता, बट वॉल्यूम फिक्स होता है। गैस के साथ तो पार्टिकल सारे टाइप के मोशन कर रहे हैं, इसका मतलब ना तो इसका शेप फिक्स है और ना ही इसका वॉल्यूम फिक्स है, कुछ भी फिक्स नहीं। अब इन सारी चीज़ों को जानने के बाद हमने पता कर लिया कि कोई भी लिक्विड, सॉलिड या गैस में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ सॉलिड, फिर से एक बार मैंने यहाँ पे सॉलिड लिख दिया, फिर मैंने लिख दिया लिक्विड, और फिर मैं गैस लिख दे रहा हूँ। जरा ध्यान दो और मुझे बताओ, क्या कभी भी ये एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। आपके पास मान लो आइस है, क्या है, उस आइस को गर्म करोगे, आइस क्या सॉलिड है या लिक्विड है? सॉलिड है। उस आइस को गर्म करोगे तो क्या होगा, वो पानी में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। तो जब भी कभी किसी भी सॉलिड चीज को हीट करोगे तो क्या हो जाएगा, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। जब हम किसी को हीट देते हैं तो हमारे देने की वजह से उस साइन को प्लस बोलते हैं। प्लस का मतलब हमने किसी में ऐड कर दिया। क्या दे रहे हैं, हीट। तो हीट को मैं डेल्टा एच से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो अगर मैंने किसी को हीट दे दिया तो वो सॉलिड को मैंने हीट दिया तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सुनो, ठीक है। ऐसा भी तो हो सकता है कि हो सकता है मैं जो भी लिक्विड है यानी कि बर्फ, जो भी पानी है, उसको फ्रीजर में डाल दूँ तो क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, फ्रीजर में डालने का मेन मतलब क्या है? फ्रीजर में डालने का मतलब हमने उसके अंदर से एनर्जी बाहर निकाली, उसको ठंडा कर दिया। ठंडा करने का यही मतलब ना कि उसके अंदर से एनर्जी बाहर निकाल दी। अगर हमने उसके अंदर से एनर्जी बाहर निकाल ली तो लिक्विड से जब कोई चीज सॉलिड में कन्वर्ट होगा तो क्या माइनस साइन के साथ डेल्टा एच दिखा दूं? माइनस डेल्टा एच का मतलब उसके अंदर से हमने एनर्जी को बाहर निकाला। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। अच्छा, अगर मान लो लिक्विड है और लिक्विड को गैस पे डाल करके गर्म करोगे तो क्या होगा, वो गैस में कन्वर्ट होगा। हम उसे गर्म कर रहे हैं ना, यानी कि हमने अपनी तरफ से हीट दिया या हीट लिया है, हीट दिया है। और जब हम हीट देंगे तो क्या प्लस डेल्टा एच होगा या माइनस डेल्टा एच? हीट ले रहे हैं, दे नहीं रहे हैं, इसलिए माइनस है। हीट उससे निकाल रहे हैं, हमसे ठंडा कर रहे हैं। हीट निकालने का मतलब होता है कूल करना, ठीक है, ओके। अभी यहाँ पे हीट हमने दिया,
अभी गैस से लेकर के लिक्विड तक आए हैं, बताओ क्या करेंगे? हीट लेंगे या देंगे? हीट लेना पड़ेगा, हीट निकालना पड़ेगा, यानी कि उसको ठंडा करना पड़ेगा। ठंडा करने के लिए हम क्या लिखेंगे? माइनस डेल्टा एच। क्या कोई दिक्कत है? नहीं है ना? अच्छा वापस चलते हैं। जब हम सॉलिड से उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे थे तो जो प्रोसेस था उस प्रोसेस का कोई नाम बता सकता है? सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने वाला प्रोसेस होता है मेल्टिंग। क्या बोलेंगे इसे? मेल्टिंग। इस प्रोसेस का नाम होता है मेल्टिंग, यानी कि हम इसको मेल्ट कर रहे हैं। कोई दिक्कत? अच्छा, जब कोई लिक्विड है उस लिक्विड को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? गैस में। अब बताओ क्या कर रहे हैं? इसे इवेपोरेशन बोलते हैं। इवेपोरेट करना, वेपर बनाना, ठीक है? तो क्या बोलेंगे? इवेपोरेशन। अच्छा, जब कोई गैस लिक्विड में कन्वर्ट होता है, अब बताओ क्या करें? किसी भी गैस का लिक्विड में कन्वर्ट होने वाला प्रोसेस कंडेंसेशन कहलाता है। आप जरा देखो, आप एक ठंडी कोल्ड ड्रिंक की बोतल ले आओ, मस्त एकदम ठंडी है, उसको टेबल पे रख दो। थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे टेबल पे चारों तरफ वाटर के मॉलिक्यूल इकट्ठा हो जाएंगे और कोल्ड ड्रिंक के बोतल के ऊपर भी वाटर के मॉलिक्यूल चिपके हुए हैं। ऐसा नहीं है कि वो बॉटल रिसाव करके अंदर के जो वाटर है वो बाहर आ रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा है। वो इस क्लासरूम में या इस रूम के अंदर जो वाटर के वेपर थे, वो वाटर के वेपर आकर के उस बॉटल से टकरा रहे होंगे और टकराने के बाद ठंडे हो रहे होंगे। ठंडा होने की वजह से वापस से वो वाटर में कन्वर्ट हो रहे हैं। क्या मेरी बात समझ आ रही है ना? अब आपको पसीना ऐसे ही तो निकलता है। जब आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं गर्मियों में तो क्या होता है? आपकी बॉडी गर्म होती है और बॉडी की टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से वहाँ से एनर्जी बाहर निकलती है। जब वो एनर्जी बाहर निकलती है तो बाहर क्या होता है? बाहर का टेम्परेचर कैसा है? ठंडा है। और बाहर का टेम्परेचर ठंडा होने की वजह से वो जो हीट है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे आती है, एनर्जी कंडेंस हो जाती है और कंडेंस होने की वजह से स्वेटिंग तैयार होती है। यही तो होता होगा। तो अगर कोई भी गैस है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, इसको हम कंडेंसेशन प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलेंगे बेटा? कंडेंसेशन। ठीक है। अच्छा, कोई लिक्विड अगर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है तो आपको ये बात तो पहले से ही पता है, फ्रीजर का काम क्या होता है? फ्रीज करना। फ्रीज करने का मतलब क्या हुआ? किसी भी लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करना, यही तो फ्रीज करना होता है। तो हम इसे क्या बोल रहे हैं? लिक्विड को अगर हम सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम बोल रहे हैं फ्रीजिंग। क्या कोई दिक्कत है ना? नहीं दिक्कत है, फ्रीजिंग हो गया। ठीक है। अभी बताओ क्या क्या कर लिया हम लोगों ने? हम लोगों ने सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर लिया, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर लिया, गैस को वापस से लिक्विड में कन्वर्ट किया और लिक्विड को वापस से गैस में सॉलिड में कन्वर्ट कर लिया। ऐसा भी तो कुछ हो सकता है कि आपके पास कोई सॉलिड है वो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाए बेटा? गैस में कन्वर्ट हो जाए। अगर कोई भी सॉलिड डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो रहा है, जैसे कि कपूर को जब आप जलाते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रोसेस को सब्लिमेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सब्लिमेशन। ये हो गया सब्लिमेशन। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, एक और बात यही पे बता दूं, जो प्लस डेल्टा एच का मतलब हुआ हीट करना। क्या करना? हीट करना। और माइनस डेल्टा एच का मतलब हुआ कूल करना, यानी ठंडा करना। ठीक है? एनर्जी देना और एनर्जी लेना। ठीक है? आप इसे कह सकते हैं एडिशन ऑफ एनर्जी। एडिशन ऑफ एनर्जी, सिस्टम के अंदर हमने एनर्जी ऐड कर दिया, इससे सब्ट्रैक्शन या फिर एनर्जी को बाहर निकालना। ठीक है? नहीं, इसे हम बोल सकते हैं कि इसमें हम एनर्जी गेन करा रहे हैं और इसके अंदर से एनर्जी को हम बाहर निकाल रहे हैं, तो एनर्जी लॉस ऑफ एनर्जी या लॉस ऑफ हीट बोल सकते हैं। लॉस ऑफ हीट, ये गेन ऑफ हीट है और ये लॉस ऑफ हीट हो गया। अच्छा एक मिनट, ये जो प्रोसेस है, जब जहां जहां पे प्लस डेल्टा एच का साइन दिखे, समझ लेना उस प्रोसेस में हमने एनर्जी दिया है। और ऐसा कोई प्रोसेस जिस प्रोसेस के दौरान हम एनर्जी देते हैं, आगे थर्मोडायनेमिक्स से पढ़ाया जाएगा, इसे बोलते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस। क्या बोलेंगे? एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो ये प्रोसेस एंडोथर्मिक होता है। तो एक ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस में हम एनर्जी देते हैं उसे एंडोथर्मिक प्रोसेस। बताओ, खाना पकाना कौन सा प्रोसेस है? क्या खाना अपने आप पक जाता है? हम क्या करते हैं? हीट दे रहे हैं। चलो एक काम करते हैं, हम मैगी बनाने की कोशिश करते हैं। बताओ क्या क्या चाहिए मैगी के लिए? मैगी चाहिए
मैगी एक ब्रांड है, वो भाई मैगी, वो हम नूडल बना रहे हैं, हम क्यों किसी का प्रमोशन करें, है ना। मैगी तो वैसे एक ब्रांड है, कितना गजब का ब्रांड है। हर किसी के जवाब पे कोई नूडल नहीं बोलता, हर कोई क्या बोलता है, मैगी चाहिए। सर्फ भी तो एक ब्रांड ही है ना। क्या बेटा? सर्फ सर्फ ना ना, सर्फ होता है, निरमा एक ब्रांड है। पहले तो उसके डिटर्जेंट जो है उसको हिंदी में सर्फ बोलते हैं, निरमा एक ब्रांड है। पहले लोग डिटर्जेंट कोई नहीं बोलता था, सर्फ कोई नहीं बोलता था, हमें भैया निरमा दे दो, समझ लो ये होता है। आप देखो कोई भी पेन किलर नहीं मांगता, तो भैया हमें पेन किलर दे दो, सब कहते कॉम्बिप्लॉम दे दो। कॉम्बिप्लॉम एक ब्रांड बन गया, हर एक चीज़ एक ऐसे ब्रांड बन जाता है। जैसे पहले होता था ऑनलाइन, कोई ऑनलाइन पे कर दो, ऐसे काम होगा, भाई पेटीएम कर दो, पेटीएम एक ब्रांड बन गया, ऑनलाइन पेमेंट नहीं, पेटीएम कर दो। तो ये एक ब्रांड, मैगी एक ब्रांड है। चलो एनीवे उन सब के बारे में हमें बात नहीं करनी है। मैं आपसे बस ये कह रहा हूँ कि हम मैगी मतलब नूडल बनाने की कोशिश करें, तो उसके लिए हमने मैगी का पैकेट खरीद दिया 12 रुपये का। मैंने एक पतीला लिया, पतीले में पानी डाला, मैगी डाला, बताओ कितनी देर में पक जाएगा। मसाले वसाले डाल दिया, कितने मिनट में पकेगा? 2 मिनट में। 2 मिनट में तो कभी ना पकने वाला, 3 मिनट में ना आप, 5 मिनट कम से कम लगेगा, 5 है ना, 5 से 10 मिनट लगेगा उससे कम। मैं कह रहा हूँ वो पकेगा ही नहीं, क्योंकि आपने तो चूल्हा जलाया ही नहीं। चूल्हा जलाया था क्या? नहीं ना, तो कैसे पकेगा? नहीं पक रहा है क्योंकि आपने चूल्हा नहीं जलाया। चूल्हा जलाने का मतलब आपने उसको हीट नहीं दिया, यानी कि वो प्रोसेस कैसा है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। जब तक हीट नहीं दोगे तब तक प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा। ऐसे प्रोसेस जिसमें हीट देने के बाद प्रोसेस आगे बढ़े वो एंडोथर्मिक प्रोसेस, समझ रहे हैं ना। तो एक ऐसा प्रोसेस में हीट दिया जा रहा है प्लस हीट करेंगे तो प्रोसेस कैसा होगा, एंडोथर्मिक। अगर कोई ऐसा प्रोसेस भी तो हो सकता है जो हीट देने पे पीछे आ जाए, हम नहीं हीट लेने को मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। हाँ एक प्रोसेस है, दुनिया में हर चीज़ गर्म पानी में पकती है, लेकिन एक ऐसी चीज़ है जो जितना ठंडा पानी में डालोगे उतना ही पकेगा, वो होता है चूना। चूना पकाने के लिए ठंडे पानी की जरूरत पड़ती है। चूना जानते हो? अरे खाई के पान बनारस वाला, पान के साथ कत्था के साथ चूना, तो वही चूना है। वाइट वॉशिंग के पर्पज से भी हम यूज करते हैं ना, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो कैल्शियम, उसकी खास बात ये होती है कि जब उसको हम पानी में डालते हैं तो अपने आप एनर्जी रिलीज होती है। घर में जब वाइट वॉशिंग होती है ना, तो उसको ऐसे प्लास्टिक की बोतल में नहीं घोल सकते, क्योंकि प्लास्टिक की बोतल में अगर हम करेंगे तो इतनी ज़्यादा हीट निकलेगी कि बोतल ही फट जाएगी। हीट देते कहाँ, हीट निकलती है, क्योंकि वो एक्जोथर्मिक प्रोसेस है। एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर से हीट अपने आप बाहर निकल रहा हो, वो एक्जोथर्मिक प्रोसेस होता है। जब आपको सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ाया जाएगा तो आपको बताया जाएगा कि आखिर हीट निकल क्यों रही है, एक्जोथर्मिक प्रोसेस में आखिर हीट क्यों निकलती है, और एंडोथर्मिक प्रोसेस में हीट देनी क्यों पड़ती है। ये सब आगे पढ़ाया जाएगा, चिंता मत करो। केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ा दूंगा। फिलहाल के लिए बस इतना जानना है कि डेल्टा H प्लस है तो एंडोथर्मिक प्रोसेस है, और माइनस डेल्टा H है तो ये प्रोसेस कैसा हो जाएगा, एक्जोथर्मिक प्रोसेस। क्या कोई दिक्कत है किसी को? तो हमें एंडोथर्मिक। अब मैं आपसे एक एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप फटाफट बताते जाना, जल्दी मुझे बताओ। मेल्टिंग कौन सा प्रोसेस है, एक्जोथर्मिक या एंडोथर्मिक? मेल्टिंग प्रोसेस कौन सा प्रोसेस, एंडोथर्मिक या एक्जोथर्मिक? एंडोथर्मिक, क्योंकि मेल्टिंग तभी हुआ जब आपने हीट दिया। इवेपोरेशन कौन सा प्रोसेस है, एंडोथर्मिक। सब्लिमेशन कौन सा प्रोसेस, एंडोथर्मिक। कंडेंसेशन कौन सा प्रोसेस, एक्जोथर्मिक। फ्रीजिंग कौन सा प्रोसेस, एक्जोथर्मिक। किसी चीज को हीट दोगे तो कभी फ्रीज नहीं होगा, इसका मतलब प्रोसेस कैसा, एक्जोथर्मिक। हीट दोगे गर्म जगहों पे कभी भी कोई भी कंडेंसेशन प्रोसेस नहीं होगा, क्योंकि वो एक्जोथर्मिक प्रोसेस। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एंडोथर्मिक प्रोसेस की लिस्ट बताओ, तो आप कहेंगे पहले मेल्टिंग। कौन सा हो गया, एक्जोथर्मिक में पहला हो गया आपका मेल्टिंग। दूसरा बताओ बेटा, इवेपोरेशन। और बताओ, सब्लिमेशन। ये सारे प्रोसेस कैसे हो गए, एंडोथर्मिक। इसी तरीके मुझे एक्जोथर्मिक वाला प्रोसेस का एग्जांपल बताओ, कौन कौन सा प्रोसेस है, कंडेंसेशन। दूसरा फ्रीजिंग, ठीक है फ्रीजिंग। ये दोनों प्रोसेस कैसे हो गए, एक्जोथर्मिक। तो आपको एंडोथर्मिक और एक्जोथर्मिक सारे प्रोसेस अच्छे से समझ आ गए।
क्या कोई दिक्कत है? तो डायरेक्ट गैस से भी तो सॉलिड में चेंज होता है। डायरेक्ट गैस से सॉलिड में चेंज करने वाले प्रोसेस को क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। बहुत रेयर पॉइंट पे आता है, इसलिए हम इसके बारे में डिस्कस नहीं करते। ठीक है, तो हमने इतनी सारी चीज़ें पढ़ ली। एक बार फिर से बता रहा हूँ, मैटर कैसे बना। जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आपस में मिले होंगे तो एटम बना होगा, एटम आपस में मिला होगा तो मॉलिक्यूल बना होगा, उस मॉलिक्यूल के अरेंजमेंट से एटम बना होगा, वो मैटर बना होगा। मैटर क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज़ जिसके पास मास है और जो स्पेस ऑक्यूपाई कर सकती है, वो मैटर कहलाती है। जब उस मैटर के स्टेट के बारे में बात करते हैं तो तीन तरीके से उसके स्टेट डिसाइड होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। फिलहाल तो हमारे पास प्लाज्मा भी एक है, लेकिन उसे हमें नहीं पता, हमें फिर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस ही पता है। सॉलिड के पास वॉल्यूम फिक्स होता है, सॉलिड का शेप फिक्स होता है और उसमें सिर्फ एक ही टाइप की मोशन होता है, वो है वाइब्रेशन। लिक्विड का जो वॉल्यूम है वो तो फिक्स होता है, बट उसका शेप फिक्स नहीं होता है, उसमें ट्रांसलेटरी मोशन होता है। गैस के पास ना तो वॉल्यूम फिक्स होता है, ना ही शेप फिक्स होता है और सारे टाइप के मोशन पाए जाते हैं। और फिर जब हम लोगों ने इन सारे फिजिकल स्टेट को एक से दूसरे में कन्वर्ट करने की कोशिश की, तो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए मैंने हीट दिया और इस प्रोसेस को मेल्टिंग बोल दिया। लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करने के लिए फिर से मैंने हीट दिया और इस प्रोसेस की इवेपोरेशन बोल दिया। हम सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्जन चाहते थे, फिर भी हमने हीट दिया और इस प्रोसेस को सब्लिमेशन बोल दिया। जब गैस से लिक्विड में आया तो हमने हीट लिया और इसका नाम कंडेंसेशन पड़ा। लिक्विड से सॉलिड में वापस आया तो फिर से हमने हीट लिया, यानी कि ठंडा किया और इस प्रोसेस को फ्रीजिंग बोल दिया गया। ठीक है, जहाँ जहाँ प्लस साइन दिख रहा होगा वो सब हीट एडिशन ऑफ एनर्जी है, और जहाँ जहाँ माइनस साइन दिख रहा है वो सब कूल कर रहे हैं, यानी लॉस ऑफ एनर्जी है, लॉस ऑफ हीट है। हीट का लॉस होने का मतलब होता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट लॉस हो रहा, उसे एक्सोथर्मिक बोलेंगे। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट गेन हो रहा होगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस बोलेंगे। एग्जाम्पल मैंने एंडोथर्मिक का दे दिया, मेल्टिंग, इवेपोरेशन एंड सब्लिमेशन, और एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल हो गया कंडेंसेशन एंड फ्रीजिंग। कहाँ पे? पार्टिकल, मोशन ऑफ पार्टिकल। तो इस तरीके से आप इसको अपनी कॉपी में नोट कीजिए, फिर जा करके हम आगे बढ़ेंगे।